लास्ट लेक्चर्स में हमने अलग अलग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया था, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो हमने सीखे थे। हमने लास्ट में रूथरफोर्ड और जे थॉमसन ऐसे दो साइंटिस्ट आए थे जिसके एटॉमिक मॉडल जो है जिसके बारे में हमने स्टडी किया था। दोनों की कुछ कुछ अच्छी बातें भी थी, कुछ थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स भी थे। रूथरफोर्ड के जो दो ड्रॉबैक्स थे कि भाई वो ये समझा नहीं पाया था कि उसका जो मॉडल है जिसमें उसने ये समझाया था कि न्यूक्लियस बहुत छोटे एरिया में होता है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स उसके आजू बाजू रिवोल्यूट करते रहते, घूमते रहते हैं। सोलर सिस्टम जैसा है वो वैसा उसने कहा था। बट ओपोज करने वाले लोगों ने क्या कहा कि भाई सोलर सिस्टम के ऊपर तो चार्ज नहीं है, और हमने जो एटम की बात की है उसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो तो चार्ज वाला है, तो वो क्यों कोएगुलेट नहीं हो जाता है, एकजुट नहीं हो जाता है। ऐसा जो आर्ग्यूमेंट आया था उसका वो जस्टिफिकेशन दे पाया नहीं था। और दूसरी चीज क्या थी कि भाई जब चार्ज पार्टिकल्स जो है वो मूव होते हैं तो वो कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा कहा गया था। तो वो जो एनर्जी एमिट होती है तो कॉन्स्टेंटली एनर्जी एमिट करने से वो पार्टिकल्स जो है उसकी एनर्जी एक टाइम क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के साथ मिक्स हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो वाई एटम्स आर स्टेबल ऐसा क्वेश्चन आया तो भी रूथरफोर्ड ये आंसर दे पाया नहीं था। तो ये सारी जो लिमिटेशंस थी उसके ऊपर वर्क किया एक साइंटिस्ट ने, डेवलपमेंट किया, और वो साइंटिस्ट का नाम था नील्स बोहर। आपको याद होना चाहिए, सैटरडे वाला जो लेक्चर था उसमें ये चीज हमने ली थी, बराबर है। उसने कई सारे ऑब्जर्वेशन किए और प्रैक्टिकल्स किए, और ये देखा, ये मार्क किया कि भाई जो इंटरेक्शन है किसका, रेडिएशन का मैटर के साथ। कौन से रेडिएशन नाम देंगे हम, कहेगा कोई कौन से रेडिएशन, हमने एक नाम दिया था। कोई चार्ज पार्टिकल मूव होता है तो कौन से रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, EMC। इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वहां पर क्रिएट होंगे, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसका जो इंटरेक्शन है मैटर के साथ वो करके एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जो है वो बोहर ने पता लगाया। उसने दो चीजें कही वो याद रखनी है, जिसे हम पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं और ये एजम्पशन भी कह सकते हैं। उसने क्या कहा कि भाई ड्यूअल बिहेवियर पजेस करते वो, मतलब ड्यूअल बिहेवियर का मतलब है कैरेक्टर। ड्यूअल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो दोनों कैरेक्टर पजेस करते हैं, वेव एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ये दोनों नेचर पजेस करते हैं। ऐसा कहा दोनों नेचर की प्रॉपर्टी जो है वो पजेस करता है ईएमआर, ऐसा कहा। और दूसरा उसने ये भी कहा कि भाई हम अगर एक एक्सप्लेन करना चाहे वो एनर्जी वाली लिमिटेशन अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा गेन कर सकते हैं। ये क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मैंने कहा था याद नहीं है तो रिपीट कर देता हूं कि जब कोई एटम के ऊपर एनर्जी एमिट की जाए, ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू या बाकी के कोई भी रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट की जाए, तो या तो वो एटम वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या तो इमिट करता है। याद रखिए दोनों भी हो सकते हैं, थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन भी होती है, बाकी की इमिट भी हो सकती है। बट इमिशन अगर आप मेजर करते हो कितना इमिशन हुआ, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई और कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी इमिट हुई, ये दोनों हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम इमिशन मेजर करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसे इमिशन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। और अगर हम ये मेजर करते हैं कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी एटम ने एब्जॉर्ब कर ली और ग्राफ ड्रॉ करते तो उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ये खास याद रखिएगा क्योंकि दो तीन टॉपिक के बाद स्पेक्ट्रम्स नाम का टॉपिक आएगा जिसमें हम अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम्स पढ़ने वाले हैं, बराबर है। बोहर ने दो पोस्टुलेट कौन सी दी, तो पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव और पार्टिकल दोनों का बिहेवियर शो करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब ड्यूअल बिहेवियर जो है वो पोजेस करते हैं। और दूसरा जो पोस्टुलेट वो क्या है कि जब आप एनर्जी को एक्सप्लेन करना चाहो, जो ड्रॉबैक था किसका, रूथरफोर्ड का, कि एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो जाती, तब आपको ये ध्यान में लेना चाहिए कि एनर्जी जो है
वो जब हम देते तो या तो एब्जॉर्ब होती है या तो एमिट होते हैं, उसके जो स्पेक्ट्रा गेन करते हैं उसको जब हम एक्सप्लेन करना चाहे तो क्वांटाइज फॉर्म में करना चाहिए। ये क्वांटाइज का मतलब क्या है? छोटे छोटे बंच जो है एनर्जी के, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी याद रखना है। एनर्जी को डिवाइड करना है आपको, एक साथ सारी एनर्जी नहीं, बट एनर्जी के छोटे छोटे पोर्शंस लेने हैं, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी जो है उसे हम क्वांटा कहेंगे या क्वांटाइज्ड एनर्जी, ऐसा हम नाम दे सकते हैं। तो एटम जो है उसकी एनर्जी को उसने अलग अलग लेवल्स में बांट दिया, छोटे छोटे अमाउंट में बांट दिया, और बाद में इसका जो है वो स्टडी क्या किया, शुरू किया, और सक्सेस भी मिली। बट ये दो पोस्टुलेट्स याद रखने, नील्स बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल देने से पहले ये दो चीजें कही, जिसका जस्टिफिकेशन अब हम जो है वो देने वाले हैं कि नील्स बोहर ने क्या कहा था। पहले तो उसने वेव नेचर जो है उसको फेवर करने वाली चीजें बताई, और बाद में प्लांक नाम का साइंटिस्ट आया जिसने पार्टिकल नेचर को फेवर करने वाली चीजें बताई। ये बोहर को सपोर्ट करने के लिए दो साइंटिस्ट आए, जिसने वेव नेचर दिया था वो कौन, याद रखिएगा, मैक्सवेल। और जो पार्टिकल नेचर के ऊपर वर्क कर रहा था वो कौन, तो प्लैंक। तो मैक्सवेल और प्लैंक ये दोनों साइंटिस्ट जो है उसने अलग अलग पोस्टुलेट्स दी, एक ने वेव नेचर के फेवर में, एक ने पार्टिकल नेचर के फेवर में जो है ये पोस्टुलेट्स दी थी। पहले हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो ईएमआर पढ़ रहे हैं उसका वेव नेचर। बोर ने तो क्या कहा था भाई, ड्यूअल कैरेक्टर है, ड्यूअल कैरेक्टर मतलब दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, बराबर है। बट जेम्स मैक्सवेल सिर्फ किसके पीछे लगा पड़ा था, वेव नेचर के पीछे, और प्लांक भाई जो थे वो किसके पीछे काम कर रहे थे, पार्टिकल नेचर के पीछे, बराबर। पहले हम जेम्स मैक्सवेल ने क्या काम किया, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या कहा, उसने ये कहा कि इंटरेक्शन जो होता है किसके बीच में, चार्ज पार्टिकल मतलब मूव होता है, जब चार्ज पार्टिकल जब मूव होता है देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बराबर है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव याद रखिएगा, बट वो मूव होता है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव होता है तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और दूसरा क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, खास याद रखें। और ये वेव के फॉर्म में होता है, दे मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, मतलब ऐसे आगे बढ़ते हैं। कोई एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैंने एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं ड्रॉ की है, जो हम बाद में लेने वाले हैं, बट ऐसे जो वेव्स है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है, खास याद रखिए। जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसके अंदर हो, ऐसे वेव्स क्रिएट होते हैं, और उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या दूसरा क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऐसा नाम देते हैं। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइट। लाइट जो है वो रेडिएशन का फॉर्म है, और ये बहुत पुराने टाइम से नोन है कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में पास होती है, ऐसा ज्यादातर लोगों ने कहा था और प्रूव भी किया था। बट जो पुराना टाइम है, मतलब 18 सेंचुरी तक ये माना जाता था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी पजेस, मतलब पार्टिकल वाला नेचर पजेस करती है। बट ये एक साइंटिस्ट ऐसा था कि 19th सेंचुरी में लाइट जो है उसका वेव नेचर उसने क्या किया, प्रूव किया, किसने, मैक्सवेल ने। और तब से लाइट जो है उसका वेव नेचर जो है वो भी जाना जाता है, बराबर है। मतलब लाइट जो है वो अच्छा एग्जाम्पल है रेडिएशन का, ये याद रखिए। मैक्सवेल जो है उसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को कैरेक्टराइज किया। उसने क्या कहा, तो उसकी 3 से 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं जो मैक्सवेल ने अपने एजम्पशंस में कहा, अपनी थ्योरी में कहा। उसने सबसे ये पहले ये कहा, जो डायरेक्शन में पार्टिकल आगे बढ़ता है, चार्ज पार्टिकल,
वेव के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रहा होता है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और ये दोनों के परपेंडिकुलर खास याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मतलब ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस अगर आपको पता है तो वाई ऊपर की ओर, एक्स लेफ्ट राइट और जेड वो अबव प्लेन एंड बिलो द प्लेन होता है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस जो है उसके ऊपर ये डायरेक्शन है किसकी, वेव आगे बढ़ रहा है, जिसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कहा जाता है, खास याद रखिए। दूसरा वाई एक्सिस है उसके ऊपर अगर आप ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, जेड में होगा। मतलब ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सारी तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री। कौन सी तीन चीजें, एक वेव के मूव होने की डायरेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड थर्ड वन मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ऐसा सबसे पहले किसने कहा था, मैक्सवेल ने कहा था। बराबर कि जो ओसिलेशन होता है मतलब कि पार्टिकल मूव होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। बट ये पार्टिकल मूव होने की डायरेक्शन जिसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अब देखो मैंने जो ड्राइंग की है ना उसमें 90 डिग्री नहीं दिखेगा आपको क्योंकि मैं 2D में ही ड्रॉ कर सकता हूं, बराबर है। बट अगर आपके पास बुक है अभी आपके पास तो उसमें ये थियरी जहां कहीं भी दी होगी उसमें जो ड्राइंग है वो देखने से आपको इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा 3 डायमेंशनल जैसा लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि तीनों डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बराबर है। एक पॉइंट ये है कि ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, direction of propagation, electric field and magnetic field. Second, EMR moves without मीडियम, ये याद रखिए। मीडियम की जरूरत नहीं, ईएमआर को आगे बढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप साउंड वेव्स की बात करो तो मीडियम की जरूरत है, वाटर वेव्स की बात करो तो है, बट ईएमआर जो है वो वैक्यूम में भी पास हो सकता है, ये याद रखिए। इट पासेस थ्रू द वैक्यूम ऑल्सो, तो इसे मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में से पास हो सकता है। तीसरा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ईएमआर जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला भी होता है, अलग अलग वेवलेंथ वाला भी होता है। हम ये बोल सकते हैं देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेराइटी ऑफ ईएमआरस आर देयर। ये जो मैंने दो वर्ड बोले ना, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वो दोनों की डेफिनेशन हम अभी पढ़ने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन शायद आपको पता होनी चाहिए, कोई बोलेगा क्या है फ्रीक्वेंसी? हम कई बार ये वर्ड यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है? Hours of time. सॉरी, 1/t. नहीं, मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे डेफिनेशन चाहिए भाई फ्रीक्वेंसी क्या है। हम कई बार बोलते हैं ना हमारे सिटी में बस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है आपके सिटी में आने के लिए, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी यहां पर हम वेव के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो Number of वेव्स, waves per unit time. हाँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अकर्स पर टाइम आप ये कह सकते हो, या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई पॉइंट के पास से कितने जो वेव्स है वो पास हो रहे हैं, उसे उसकी क्या कहेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। फॉर एन एग्जांपल, आपको एक रोड के ऊपर खड़े हो एक जगह पर, थोड़ी थोड़ी देर में आपको रिक्शा मिल रही है 2-2 सेकेंड में, तो आप कहोगे भाई यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्यों? पर टाइम number of that thing occurs many times, so we can say that frequency is more. but आप कोई विलेज के एरिया में रोड के ऊपर खड़े हो तो 2-4 घंटे में एक आध रिक्शा
बहुत हार्डली वहां से निकल दिए, तो आप तो क्या बोलते हो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है व्हीकल्स की। तो सीधी सी बात है, कोई एक पॉइंट के पास से कोई चीज कितनी बार पास होती है या वो फिनोमिनन कितनी बार रिपीट होती है, उसे उसकी क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम, बराबर। यहाँ वेव के फॉर्म में तो हम क्या डेफिनेशन देंगे, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ सेकेंड इज इट्स फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितने जो वेव से वो पास होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और ये फ्रीक्वेंसी अलग है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग टाइप का हो जाता है। इन शॉर्ट समझाने का काम ये था, इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी आपको समझा रहा था। फ्रीक्वेंसी अगर अलग है और वेव की लेंथ अगर अलग है तो वेराइटी हमें मिलती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। मतलब वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी अलग है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर भी क्या होगा, अलग होगा। तो ऐसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर हम ड्रॉ करें या उसका स्पेक्ट्रम गेन करें, स्पेक्ट्रम मतलब ग्राफ, तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है, मतलब वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलते हैं, वैसे ग्राफ को, वैसे स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे, जिसमें ढेर सारे टाइप के काम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें मिलते हैं। अलग अलग रीजियन जो है, पर्टिकुलर लेंथ वाले या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी हम सीखने वाले हैं, उसे नाम दिए गए हैं। जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, आपने ये नाम सुना होगा। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजियन एक पूरा रीजियन है जो लगभग 10⁻⁶ साइकिल पर सेकंड, मतलब कि हर्ट्स, एक सेकंड में 10 लाख साइकिल जो है उसकी कंप्लीट हो जाती है। तो साइकिल पर सेकंड को हेनरिच हर्ट्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उसने डिनोट किया था, इसलिए उसके मान सम्मान में यूनिट का नाम दिया जाता है हर्ट्स। तो 10⁶ हर्ट्स वाला जो रीजन है उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन जो है वो कहा जाता है, याद रखिए, बराबर। ऐसा ही एक दूसरा रीजन है जिसका नाम है माइक्रोवेव रीजन। ये माइक्रोवेव रीजन जो है वो लगभग लगभग 10⁻10 हर्ट्स के आजू बाजू जो है वो पाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। इंफ्रारेड रीजियन, अल्ट्रावायलेट रीजियन, विजी, ये विजिबल इसमें आ जाता है, अल्ट्रावायलेट जो है उसके साथ यूवी विजिबल पूरा साथ में बोला जाता है। तो विजिबल रीजियन, ऐसे ढेर सारे रीजियंस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अलग अलग वैल्यू पर हमें अलग अलग मिलते हैं। बट अलग बात तो ये है कि हम सिर्फ एक ही रीजियन को देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो रीजियन कौन सा है, विजिबल रीजियन है, ये खास याद रखिए। और ये विजिबल रीजियन 10⁻15 हर्ट्स वाला रीजियन है, बराबर है। तो ये याद रखना है आपको कि हम ये सारे अलग अलग कलर देख रहे हैं। विबगी और आपको पता है वायलेट है, बराबर, इंडिगो है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, रेड है, वो जो रेनबो वाले कलर्स है ये विजिबल रेंज में सारे आते हैं, जिसे हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सब के यूज भी अलग अलग है। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है ना, वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम में आती है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब टीवी वगैरह के जो सिग्नल्स है वो ये फ्रीक्वेंसी में भेजे जाते हैं। रेडियो, टीवी, मोबाइल, वो सब रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाली चीजें। माइक्रोवेव जो है उसके ऊपर पूरा रडार सिस्टम काम करता है। जब कोई ओपोजिट कंट्री हमारी है वो हमारे ऊपर अटैक करे या हमारा प्लेन कहाँ पर है वो चेक करना है, तो वो माइक्रोवेव रीजन वाले जो वेव्स है वो चेक करते हैं। हायर रीजन जो है वो हीटिंग क्रिएट करते हैं। इसे हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते, उसके लिए पर्टिकुलर स्कैनर्स चाहिए, वो आपको याद रखना है। अल्ट्रावायोलेट वेव्स जो है सन में से आते हैं, आपको पता है, वो रीजियन जो है वो यूवी रीजियन जो है उसे कहा जाता है। लगभग ये इसके बाजू में, विजिबल के बाजू में 10⁻16 हर्ट्स जो है वो यूवी रीजियन कहा जाता है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, बराबर है। जो यूवी लाइट है वो हमारे लिए कैसी है, हार्मफुल है। आपको पता है स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये सारे जो रीजियंस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेराइटी है, ऐसा किसने कहा था, मैक्सवेल ने कहा था। और नेक्स्ट पॉइंट एक क्या कहा कि भाई अलग अलग टाइप के यूनिट्स है वो भी इसके लिए यूज होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए, ईएमआर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे पहले मैंने कहा फ्रीक्वेंसी,
बराबर है। फ्रीक्वेंसी के यूनिट के लिए न्यू यूज होता है, थोड़ा इटैलिक सिंबल है वी, जिसे न्यू कहा जाता है, और ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। वेवलेंथ, ये सारे ग्रीक अल्फाबेट है, उल्टा वाई कर दो, इसे लेमड़ा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लेमड़ा। वेव नंबर है, ये न्यू के ऊपर बार किया जाता है, बार मतलब एक वहां पर लाइन खींची जाती है हॉरिजॉन्टल वी के ऊपर, और ये जो चीज है उसे वेव नंबर कहा जाता है। तो ये वेव नंबर क्या है, वेवलेंथ क्या है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने पहले कह दिया आपको। कोई पूछे कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। बराबर है। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है आपको। द नंबर ऑफ वेव्स, क्या कहा था मैंने भाई, रिपीट करो। द नंबर ऑफ वेव्स, passing through a Passing single through point a in one single second. point in 1 second. हाँ, पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ 1 सेकेंड इज इट्स फ्रीक्वेंसी। Frequency. की फ्रीक्वेंसी है, और उसका सिंबल क्या है फ्रीक्वेंसी का? तो न्यू कहा जाता है उसे। बराबर है। और इटैलिक वी हम बोल सकते हैं याद रखने के लिए, कि थोड़ा क्रॉस वी करना है हमको, तो ये फ्रीक्वेंसी है, वो समझा जाएगा। इसका यूनिट जो है वो पर सेकंड है, क्योंकि हमने कहा ना 1 सेकंड में पास होने वाली, पर सेकंड कितना पास होता है, तो टाइम इनवर्स है पर सेकंड। और हर्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने ये चीज कही थी, तो हर्ट्स भी कहा जाता है। हर्ट्स मतलब साइकिल पर सेकंड, ये याद रखना है। बराबर है। तो ये जो चीज हुई वो बात हुई फ्रीक्वेंसी की। दूसरा हमने कहा वेव लेंथ। वेव किसे कहते हैं? वेव है ना इस तरीके से, जहां से शुरू होते ना वहां से या तो ऊपर या तो नीचे, पहले मैक्सिमम पीक तक पहुंचते हैं, बाद में फिर से डाउन होते हैं, और एग्जिट वहां तक पहुंचते हैं, वो लाइन तक जहां से वो शुरू हुए थे। फिर अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की ओर जाते हैं। अगर पहले ऊपर गए थे तो बाद में नीचे जाएंगे, उतना ही नीचे जाएंगे जितना वो ऊपर गए थे। फिर से नीचे से वो ऊपर आएंगे, और फिर से वो वहां पर आएंगे जहां से वो ओरिजिन, मतलब कि वही लाइन पर आएंगे से। इतनी चीज होती है, ऊपर जाना, फिर से वही लाइन पर आना, स्टैंडर्ड लाइन पर, फिर से उतना ही नीचे जाना, फिर से ऊपर आना। ये एक वेव हुआ, याद रखिए। फिर से वही चीज रिपीट होती है, फिर से वो ऊपर जाएगा, मैक्सिमम, ओरिजिन, नीचे, मिनिमम, ओरिजिन, ये दूसरा वेव हुआ। ऐसे तो अनगिनत वेव से 1 सेकेंड में पास हो जाता है, बट ये जो एक वेव की लेंथ है उसे वेवलेंथ कहा जाता है। अब लेंथ तो किस में मेजर होती है भाई? लेंथ का यूनिट क्या है? पहला चैप्टर यूज Meter. याद कर, मीटर। हाँ, तो वेवलेंथ जो है उसका यूनिट लेंथ का है, मतलब मीटर या सेंटीमीटर जो है वो हम यूज कर सकते हैं। एकदम कम है, बहुत कम है, तो पाइकोमीटर भी हम ले सकते हैं। बराबर है। बट मीटर में वेवलेंथ मेजर होती है, वैल्यू उसकी बहुत छोटी होती है, ये हमें याद है। तो ये जो है वो मीटर का यूनिट है वेवलेंथ का। वेवलेंथ किसे कहेंगे? तो डेफिनेशन क्या कहना है? द डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो मैं आपको दो नए वर्ड्स दे रहा हूं। ये जो हाइट है ना, मैक्सिमम, ओरिजिन से ये हाइट को पीक कहा जाता है, और ये डाउनवर्ड वाला जो डेप्थ है उसे वैली कहा जाता है, खड्डा, इन शॉर्ट वैली मतलब। तो पीक एंड वैली, अब देखो ये जितना डिस्टेंस है ना पूरे वेव का, उतना ही दो पीक के बीच में होता है। पहले वेव के पीक और दूसरे वेव के पीक में उतना ही डिस्टेंस होता है, और सेम डिस्टेंस किसके बीच में होता है? दो वैलीज के बीच में होता है। तो एक पूरे वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं, या तो आप ये भी लिख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीक्स और टू एडजेसेंट वैलीज। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले दो पीक्स, बराबर, एक ये और एक बाजू के वेव का, उसके बाद वाले का नहीं मेजर कर लेना है। तो 1 और 3 के बीच में डबल आंसर आएगा। टू एडजेसेंट पीक्स आपको लेने हैं, तो दो पीक्स के बीच में जितना डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहा जाएगा। तो कोई आपको पूछेगा व्हाट इज वेवलेंथ, तो हमें क्या लिखना है? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीक्स
और टू एडजेसेंट वैलीज आर नोन एज और इज नोन एज, क्योंकि एक ही डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ लैम्बडा। उसे हम उसका क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। उसे हम मीटर या सेंटीमीटर या पाइकोमीटर वाले सेमी यूनिट्स में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, याद रखिए, बराबर है। और वैक्यूम में ये पास हो सकते हैं वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो वैक्यूम में पास होते हैं, हमने ये कहा। तो याद रखिए वेराइटी मतलब कि कोई भी टाइप का ईएमआर हो, चाहे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में हो, चाहे वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में हो, चाहे वो यूवी रीजियन हो, चाहे हायर रीजियन हो, कुछ भी हो, वो वैक्यूम में सेम स्पीड से पास होता है। उसकी स्पीड कैसी होती है, एकदम सेम होती है। सारे अलग अलग वेराइटी के रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव या कोई भी ईएमआर की स्पीड क्या होती है, वैक्यूम में होती है सेम, और वो होती है 2.997 समथिंग इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, बराबर है ना। और इसे अगर अप्रोक्स ले लिया जाए तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसे हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, खास याद रखिए। और इसे छोटे सी से डिनोट किया जाता है। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, यहां पर ये चैप्टर के लिए सी इज इक्वल टू क्या लेना है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखिए। और हम जो ग्राफ की बात कर रहे थे, अलग अलग वेराइटी का ईएमआर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ग्राफ मिलता है, बराबर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितने काम के हैं वो रीजियन कौन सा है, तो 10⁸ से लेकर 10⁻10 तक हमें अलग अलग रीजियंस मिलते हैं, खास याद रखिए। उसमें ये 10⁻⁻18 से लेकर 10⁻⁻11 तक का जो रीजियन है, ये मैं जो लिख रहा हूं ना 10⁻⁻18 10⁻, वो सब वेवलेंथ है, वो याद रखिएगा, लैम्बडा, बराबर है। और ये मीटर में हमने लिखी है 10⁻⁻18 मीटर, 10⁻⁻11। तो -18 से -11 कौन आता है, तो गामा रेज नाम के रेज आते हैं, आपने नाम सुना होगा शायद, बराबर है, गामा रेज। तो ये 10⁻⁻11 तक आते हैं। 10⁻⁻11 से 10⁻⁻9 के आजू बाजू, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं लिख रहे, बट 10⁻⁻9 के आजू बाजू एक्स रेज आते हैं। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो ये यूज करते हैं जबरदस्त, क्योंकि हमारी हड्डियों में जब फ्रैक्चर होता है, बोन्स जब क्रैक होता है या फ्रैक्चर होता है, तो उसकी फोटो खींचने के लिए एक्सरेज जो है वो काम में आता है, क्योंकि वो हड्डियों के आर पार निकल सकते नहीं है। तो हमारी बॉडी का फोटो खींचा जाता है तो सिर्फ हड्डियां दिखती है उसमें, एक्सरेज जो है वो वहां पर काम में आता है। और रोंटजन नाम का एक साइंटिस्ट था, ये याद ना रहे तो चलेगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, रोंटजन नाम का एक साइंटिस्ट था, और उसने ये एक्सरेज वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो आइडेंटिफाई की थी कि भाई ऐसे रेज भी है जो हमें ऐसे काम में आ सकते हैं। ये 10⁻⁻9 से लेकर 10⁻⁻15 वाला जो रीजियन है वो अल्ट्रा वायोलेट रीजियन के नाम से जाना जाता है। और 10⁻⁻15 जो है, याद रखिएगा, 10⁻⁻11 से लेकर -9 तक मैंने कहा आपको, ये 10⁻⁻9 वाला जो रीजियन है वो कौन है, एक्सरे। और -9 से कहां तक आपको जाना है, 10⁻⁻5, याद रखिएगा, 10⁻⁻5। यूवी के साथ साथ एक और रीजियन आ जाता है, अलग अलग कलर उसमें आता है, ये हमारे लिए खास है, बराबर है। मैं सीक्वेंस में नहीं कलर ड्रॉ कर रहा हूं, वैसे ही कलर ड्रॉ कर देता हूं आपको अलग अलग। जिसे हम विजिबल रीजियन कहते हैं, कौन सा रीजियन कहना है, ये एक ही ऐसा रीजियन है कि जिसे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। 10⁻³ तक का जो रीजियन है
वो है IR, इंफ्रारेड रीजन कहा जाता है इसे। तो नाम सुना होगा बट हम कभी इसे देख नहीं सकते। इंफ्रारेड रीजन हीटिंग पर्पस के लिए और बाकी के ऑब्जर्वेशंस के लिए काम में आता है। एग्जैक्ट 1 वैल्यू जो है वहां तक का रीजन माइक्रोवेव रीजन कहा जाता है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 1 मीटर जो है वो माइक्रोवेव रीजन जो है वो कहा जाता है। और 1 से लेकर 1000 तक, मतलब 10⁻³ लिखेंगे हम, रेडियो वेव्स आते हैं, जिसमें FM रेडियो भी आ जाता है, सिंपल वाला रेडियो भी आ जाता है, मोबाइल की फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। और पोस्ट देम मतलब 10⁻³ से लेकर 10⁻10 तक रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है, बट लॉन्ग रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है। और ये लॉन्ग रेडियो वेव्स जो है वो भी एक टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। आपको जानकर ये वंडरनेस होगी कि हमारे साइंटिस्ट सालों से अलग अलग प्लेनेट्स के ऊपर रेडियो वेव्स भेजते आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये जानने की ट्राई कर रहे हैं कि एलियंस वहां पर है या नहीं, तो वो हमें आंसर देंगे, उसका मानना ये है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई अननोन जगह से हमें भी रेडियो वेव्स मिले हैं, हमारे साइंटिस्ट को भी मिले, तो वो लोग ये भी खोज करते हैं कि ये कहाँ से आते हैं। ये साइंटिस्ट लोग भी अलग अलग प्लेनेट्स जो है उसके ऊपर रेडियो वेव्स भेजते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा। बट ये सारी जो है वो सुपरस्टिशन है, मतलब अभी तो हवा में तीर चलाने जैसी बात है। बट हमारे काम का रीजन कौन सा जो हम हर रोज यूज करते हैं, विजिबल रीजन है, याद रखिए, जिसमें अलग अलग कलर्स जो है वो आते हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम इसे कहा जाता है, बराबर है, जिसके एकदम एंड में रेड कलर आता है, बीच में येलो, ग्रीन, पूरा विबग्योर आपको याद रखना है, बराबर है, ब्लू आता है, इंडिगो आता है, वायलेट आता है। तो विबग्योर पूरा जो है वो पूरा यहां से लेकर मतलब 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻6 तक जो है वो फैला हुआ है, बराबर। नैनोमीटर में अगर बात करें, ये हमने मीटर में बात की, नैनोमीटर में अगर हम बात करें तो 400 नैनोमीटर से शुरू होकर 750 नैनोमीटर्स तक विजिबल रीजन फैला हुआ है। आपको फ्रीक्वेंसी याद रखनी है या वेवलेंथ अगर याद रखते हैं तो वेवलेंथ याद रखनी है सिर्फ विजिबल, बराबर, कि विजिबल रेंज जो है वो कहां से कहां तक की है, ये खास याद रखिए। तो ये पूरा वेराइटी था वेव्स का। कौन से वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब वेव के फॉर्म में होते हैं तो उसका सारा का सारा जो प्रेडिक्टेशन है वो किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। एक टर्मिनोलॉजी रह गई जो मैंने आपको नहीं समझाई है शायद, वो ले लेते हैं। दो चीजें हमने ली, कौन कौन सी? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, बराबर है। एक चीज आती है वेव नंबर। किसे कहते हैं वेव नंबर? तो आपको याद रखना है कि वेव नंबर जो है वो एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ में, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने वेव्स आ सकते हैं, हाउ मेनी वेव्स आर प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इज इट्स वेव नंबर। उसे उसका वेव नंबर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में लेते हो तो वेव लेंथ है उसका यूनिट हो जाएगा पर सेंटीमीटर। अगर आप 1 मीटर में लेते हो तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? पर मीटर। इतने वेव से, तो वेव नंबर में भी कई बार ये चीज जो है वो दी जाती है। हमने ऊपर सारी चीजें लिखी ना, वो वेव लेंथ में लिखी, आपको कई बार यहाँ पर वेव नंबर में देंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देंगे कि पर 1 सेंटीमीटर या पर 1 मीटर कितने वेव्स जो है वो वहां पर प्रेजेंट है, बराबर है। एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी होती है? तो वो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। जितने फ्रीक्वेंसी, कोई भी ये मार के याद रखिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करते हो आप तो आपको लगभग लगभग स्पीड ऑफ लाइट जितना ही आंसर मिलता है। अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर मिलता है? स्पीड ऑफ लाइट जितना आंसर मिलता है वो याद रखिए। कौन सी दो चीजें मल्टीप्लाई करनी है वो वेव की? तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो जेई नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये दिया जा सकता है
कि भाई वेवलेंथ इतनी है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको वेवलेंथ पता है तो आप सी को लेमड़ा से डिवाइड कर दोगे, बराबर है, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो लेमड़ा मिल जाएगा सी बाई म्यू करने से। तो ये जो चीज है वो आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ये खास याद रखिए, बराबर है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, सी इज इक्वल टू म्यू इंटू लेमड़ा। ये जो बात हुई वो पूरी की पूरी वेव नेचर की बात हुई। वेव नेचर के बाद अब देखो, हमें तो ड्यूल नेचर पढ़ना है। नील्स बोहर ने ऐसा कहा था कि भाई ड्यूल नेचर होता है, तो ये प्रूव किया या उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो पहले जो है वो हमने वेव नेचर पढ़ा। किसने दिया था? मैक्सवेल ने। ये जो है वो प्लांक्स थियरी कही जाती है, या प्लांक्स क्वांटम थियरी कही जाती है, याद रखिए। हम प्लांक थियरी कहेंगे, बराबर है, जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती है। उसने क्या कहा, भाई नहीं, ये जो ईएमआर है वो पार्टिकल नेचर पोजेस करता है। कैसे? तो कई सारी जो फिनोमिनन है, जिसमें से एक है डिफ्रेक्शन और दूसरा है इंटरफियरेंस। ये क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। लाइट के साथ हम सब ने खिलवाड़ किया हुआ है, छोटे थे तब टॉर्च के साथ सब खेले हुए हैं, बराबर है। डिफ्रेक्शन और इंटरफियरेंस क्या है, तो आप देखिए, जब टॉर्च को आप ओपन करते हो, चालू करते हो, ऑन करते हो, तो वो बीम सीधा जाना चाहिए। उसके बदले क्या होता है, वो ऐसा कौन बनाता है? ऐसा क्यों, वो कोई कहेगा मुझे? कौन क्यों बनता है लाइट का? सर उसके अंदर जो उसके मिरर्स यूज किए हुए हैं उसकी वजह से। मिरर की वजह से यूज हुआ है। अच्छा, बाकी की सारी लाइट में भी यही होता है। आप ट्राई करो जिसमें ऐसे लेंस ना हो अंदर, उसमें भी यही चीज होती है, फैलती है लाइट तीनों तरफ। ऐसा क्यों होता है? स्कैटर डाउन होता है। तो देखो, पार्टिकल्स होते हैं हवा में, हमें दिखे या ना दिखे। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि घर में एकदम अंधेरा है रूम में, और विंडो में एक छोटा सा होल है, और वहां से अगर धूप आ रही है तो उसमें ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मूवमेंट करते हुए आपको दिखाई देंगे, जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, अगर टेंथ में आपने पढ़ा है तो। बराबर। तो होता क्या है कि ये लाइट पास होती है तो पार्टिकल के साथ उसकी टक्कर होती है, और वो अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड होती है। और ये तभी पॉसिबल है कि अगर वो वेव के फॉर्म में जा रही है, क्योंकि खुद पार्टिकल है तो वो स्प्रेड डाउन हो जाएगी हर एक डायरेक्शन में। बट ये पर्टिकुलर डिजाइन ही बनती है, और ये जो फिनोमिनन है उसे क्या कहा जाता है? डिफ्रेक्शन कहा जाता है। दूसरी एक सेम बात, दो टॉर्च लो एक टॉर्च के बदले, तो एक ही टॉर्च की बात करते हो तो लाइट जो है वो धीरे धीरे फेड हो जाती है। बट दूसरी टॉर्च अगर उसकी लाइट इसे क्रॉस करवाओ आप, तो एक रीजन ऐसा होगा जहां पर दोनों लाइट इकट्ठा होती है, वो एकदम ग्लो होगा, उतना पोर्शन एकदम ग्लो होगा, बाकी जो पोर्शन है वो एकदम वीक होगा। बट यहां पर ऐसा क्यों हुआ? तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरफियर कर रहे हैं। कौन? ये टॉर्च के वेव्स और ये टॉर्च के वेव्स। तो इंटरफियरेंस और डिफ्रेक्शन, ये दो फिनोमिनन ऐसी थी वो टाइम पर कि वहां पर वेव नेचर प्रूव होता। बट दो तीन ऐसी फिनोमिनन भी प्लांक ने सामने रखी कि जो वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करती, या वेव नेचर इसको सपोर्ट नहीं करता है। वो दो तीन चीजें कौन सी है, सिर्फ हम लिस्ट देखेंगे, प्रूव उसे कल करेंगे। उसमें पहली चीज है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। याद रखना, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है वो भी हम कल पढ़ेंगे। बट पहली चीज जिसको वेव नेचर सपोर्ट नहीं करता वो कौन सी है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दूसरी जो फिनोमिनन है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो वेव नेचर सपोर्ट नहीं करता। थर्ड वन है हीट कैपेसिटी में वेरिएशन, मतलब वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी। ये क्या है वो हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बराबर है। सॉलिड की हीट कैपेसिटी पर्टिकुलरली पढ़नी है, बाकी के लिक्विड गैस की अभी नहीं। एंड फोर्थ वन, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। आगे हमने कहा कोई एटम के ऊपर लाइट एमिट करते हो तो वो या तो एब्जॉर्ब करती है वेवलेंथ को, या तो एमिट करती है। तो आप वो तब जो ग्राफ ड्रॉ करते हो लाइन स्पेक्ट्रा, उसे कहा जाता है, बराबर। तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, उसमें पर्टिकुलरली हमें हाइड्रोजन देखना है।
ये चार फिनोमिनन ऐसी थी या चार चीजें ऐसी है जो वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करती,